अच्छा मैं बात कर लेती हूँ रिकेट्स की। पता है आपने कोई इस बीमारी का? रिकेट्स ये बच्चों में होती है और ये हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं उनमें हमारे पास बोन वीक हो जाती है, ठीक है, और बॉविड लेग। बच्चों को देखा कभी ऐसे बच्चों को जिनको रिकेट्स की बीमारी होती है? छोटे छोटे होते हैं, इनकी एज होती है वो 3+ होती है, 3+ या 2+ होती है, ठीक है। इनकी एज जो होती है बच्चों की, और उनमें ये डिजीज होती है, उनकी जो बॉविड लेग्स होती हैं, और उसके बाद डिफॉर्म्ड लेग होती है, डिफॉर्म, ठीक है। ओके। और इसमें कौन से फ्रूट्स में होता है विटामिन, ये हमें कौन सी फूड से मिल सकता है? ये हमें फिश से मिलता है, ठीक है, विटामिन डी। इसके अलावा हमें मिलता है ये ऑयल्स, कोई भी ऑयल हो, फिश ऑयल हो, फिश या फिश ऑयल को कह सकते हैं वहां से। और इसके अलावा हमें सन एक्सप्लॉयर, ये तो आपको भी पता है कि सन एक्सप्लॉयर जो है, जो मॉर्निंग में होता है, विटामिन डी हमें दे रहा होता है, ठीक है। मैम बॉविड लैक्सीमा मैम ये कैसे होता है, बच्चों को कैसे नजर आते हैं देखने में? मैं आपको ना गूगल से दिखाती हूँ। अच्छा। Only the host can share in this meeting. Kindly allow me. Yes, ma'am. मुझे अलाउ करें, होस्ट बनाए मुझे, so that I can share. मैम अलाउ करती है। Okay, can you see? Yes, ma'am.
ये देखें, डिफॉर्म्ड लेग्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। मैं आपको पिक्चर्स में दिखा देती हूँ। बच्चों की टांगे ऐसे होती हैं, बोल्ड, ठीक है। और वो उनकी अपने ऊपर वो मतलब उनकी वो रहती नहीं है, यानी अपने ऊपर उन टांगों पे उनका वजन नहीं सही से रहता, यानी ये डिजीज है। मैम ये फिर ठीक इसमें हो सकता है अगर ये डाइट लें जो आप बता रही हैं मैम, उससे ठीक हो सकता है ये? ये ठीक हो सकता है अगर तो ये जेनेटिकली है पैदाइशी, तो अगर तो अर्ली स्टेज ना कर सकें तो फिर ये, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है तो ग्रोइंग एज में तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रोइंग एज नहीं है तो फिर हम बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर जो ज्यादा देर हो जाए तो उसके बाद जो है वो मतलब आपकी वो ऐसा नहीं होती जिस तरह के आप लोग कर सकते हैं, और वो बच्चे अपनी उस पे खड़े भी नहीं हो पाते, उनका वो वजन नहीं रहता उन पे, ठीक है। ये तो डिजीज है। और उसके बाद मैंने एक और बताई थी जो हमारे पास वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ उनमें कैसी कंडीशन होती है। ये कंडीशन होती है, आईज के अंदर बिल्कुल रेडनेस आ जाती है, और आईज जो है उनका आई बॉल बिल्कुल खत्म हो जाता है, और ये कंडीशन आ जाती है। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है, आईज ब्लैंक हो जाती हैं टोटली, और ये होता है। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अच्छा मैंने ये बता दिया, आगे हम लोग बात कर लेते हैं बेरी बेरी। थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, थायमीन भी विटामिन है। बेरी 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 ये थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि विटामिन है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारी नर्व्स को डैमेज करता है, नर्व्स को, ठीक है, और मसल्स को, और उसके बाद हमें हार्ट प्रॉब्लम यानी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं इसमें। ये हमारी नर्व्स को डैमेज करता है, ठीक है। और यानी आपकी जो नर्व्स होती हैं वो नहीं बन पाती सही से, मतलब वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डैमेज किस चीज को करता है, ये मसल्स को वीक करता है,
मसल्स को वीक या वीक कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो होती है, कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी में हो रही है जितनी टाइप की, उसको भी डैमेज करता है। कोऑर्डिनेशन समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? कोऑर्डिनेशन लाइक हमारी ब्रेन सिग्नलिंग है, हमें हमारा दिमाग हमें बताता है, हमें हमारी बॉडी को काम करवाए। अगर हम लोग एक देखें ना अपनी बॉडी को, तो हमारा जो बॉडी और हम इंसान है, हम एक रोबोट की तरह होते हैं। यानी हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इस चीज को पकड़ना है, बॉल पेन को नहीं पकड़ना, मैंने खाना खाना है, मुझे भूख फील हो रही है, मैंने ये काम करना है, मैंने वॉक करनी है, मैंने सोना है, मैंने क्या करना है, ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो कोऑर्डिनेशन जितनी भी हमारी बॉडी में हो रही है, यानी हंगर की कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ है। यानी अब हमें भूख लगी तो हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि वी आर फीलिंग हैंग्री, यू आर फीलिंग हैंग्री। तो फिर क्या होता है कि वो जल्दी से सिग्नल देते हैं कि हमें खाना चाहिए। तो फिर वो हमारी रिफ्लेक्स आर्ट्स नहीं, आप लोग समझेंगे, वो फिर रिफ्लेक्स जाती है। तो फिर उससे क्या होता है कि फिर हम लोग चलते हैं और जाके खाना लेकर आते हैं और बैठ के खाते हैं। लाइक जिस तरह की सेंसेस जो सारी हैं, इसमें सेंसरी नर्व्स भी आ जाती हैं, ठीक है, और मोटर नर्व्स आ जाती हैं, सेंसरी नर्व्स आ जाती हैं। सारा कुछ जो है ये एक कोऑर्डिनेशन से हो रहा होता है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन भी डैमेज कर देता है और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमें भूख लगी भी हुई है, हमने वॉशरूम की हाजत फील हो रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं जा रहे होते, ठीक है। तो बेसिकली ये साइकोलॉजी के टर्म में आ जाता है। ये बैडी बैडी जो है, ये इन चीजों को ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी आप लोग कह सकते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। गॉट इट? ओके। डायमेंशिया की सॉरी डायमेंशिया कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर जो है वो डिजीज हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, डिजीज नहीं सॉरी, प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं वो वो भी ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब कौन कौन सी फूड और फ्रूट्स हमें या वेजिटेबल्स लेनी चाहिए या मील के, जिससे हमें ये चीजें मिलें और हमारी बॉडी जो है वो ठीक रहे। उसमें हमारे पास आ जाती हैं ग्रेन्स जितनी भी हैं, ड्राई बीन्स, बीन्स का पता है ना, ठीक है। सनफ्लावर के सीड जो होते हैं, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, वहां से हमें जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नीड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक और डिजीज की। पहले मैंने आप लोगों को जीरोफेथेल्मिया पढ़ाया, उसके बाद रैकेट्स के बारे में बताया, फिर बेरी बेरी थर्ड हमारी थी, और उसके बाद हमारी फोर्थ नंबर पे जो भी हमारे पास आ रही है वो है पेलागिरा, पेलाग्रा। और ये हमारे पास नाइसिन जो कि विटामिन B3 है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन B3, ठीक हो गया। आप लोगों को मैंने विटामिन की असाइनमेंट दी थी, आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की हुई। थायमिन कौन सा है विटामिन है? थायमिन, थायमिन कौन सा विटामिन है? चलो मेरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करना है। थायमिन का अदर नेम क्या है, कौन सा विटामिन है? बी, बी विटामिन की कौन सी क्लास में जाता है, ठीक है। इसका सेकंड नेम क्या है? जिस तरह के नाइसिन है B3, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि थायमिन कौन सा है। ओके। प्लेग्रा में हमारे पास क्या होता है कि डायरिया बहुत ज्यादा हो जाना, विटामिन B1, ओके, गॉट इट। विटामिन B1 कंफर्म्ड है। चलें, आप सब लोगों ने कंफर्म करके ये आंसर लिखना है जी, आप लोगों ने कंफर्म करके आंसर लिखना है। पेलिग्रा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप लोगों को अक्यूट स्वेयर टाइप ऑफ डायरिया आ जाती है, ठीक है। इसहाल, स्किन के बहुत इन्फेक्शन आते हैं, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है। और हमारे पास डायमेंशिया की बीमारी, ये जो है ना डायमेंशिया भी इसी भी टर्म में आता है, ठीक है। अब आप लोगों ने ना एक और क्वेश्चन करके आना है, व्हाट इज डायमेंशिया। बहुत आसान है, आई आई कैन टेल बट आई डोंट वांट। डायमेंशिया किस कंडीशन है, व्हाट इज डायमेंशिया, एंड इसमें क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। डायमेंशिया, ओके। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमें कौन से फूड से मिलता है, ये हम फूड ले सकते हैं चिकन, बीफ,
बीफ, चिकन, ठीक है, पीनट्स, ठीक है, और उसके बाद ग्रेन्स, ठीक है, और ये चीजें हमारे पास है। अब हमारे पास एक और, अब ये चीजें अब नोट कर ली आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी नंबर 5 पे। एक और डिजीज है स्कर्वी। अभी ये आ भी रहा था वहां पे, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों की टीथ प्रॉब्लम्स जो है ना, स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होती है, टीथ प्रॉब्लम्स, बेसिकली टीथ प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के। देखिए दांत खाए हुए होते हैं, मतलब दांत जो होते हैं बच्चों के, छोटी छोटी 7-8 ईयर्स के जो बच्चे हैं जिनके दांत जो है ना, ये बहुत ज्यादा इश्यू आप लोग फिर देखते होगे ना, कि उनके जो दांत होते हैं, उनकी जो साइड कॉर्नर्स होते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। ये स्कर्वी में इस चीज में आ जाता है, और ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और उन बच्चों में इस चीज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जख्म जो है वो नहीं आप लोगों का जल्दी हीलिंग, टीथ में तो मेजर इशू है ना, ठीक है, मेजर इशू ये, ठीक है। और टीथ हीलिंग रुक जाती है, सॉरी, वाउंड हीलिंग। इसके बाद हमारे पास मैम आपने सेकंड पे क्या लिखा है? डिलेड, यानी डिले हो जाती है, वाउंड हीलिंग डिले होना, मतलब स्टॉप पे स्टॉप हो के थोड़ी थोड़ा, मतलब बहुत कम कम या कम ज्यादा अरसा लेना हीलिंग में, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग। अंदर से खून भी आता है समटाइम। ये इंटरनल ब्लीडिंग, और जो हमारे दांत होते हैं, एक तो उनमें ये जो मैंने आपको बताया टीथ का प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद दांत आपके बड़े अजीब तरह से उगते हैं। आप लोग देखें, कभी मेरे साथ भी ऐसा होता, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं छोटी थी मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे जो दांत थे वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से उगते थे। जब मैं 7 ईयर्स की थी, मेरे दांतों का वो एक फेज स्टार्ट हुई, तो उसमें क्या था कि दांत पीछे से ग्रो करते थे फिर आगे आते थे, ठीक है। तो सब में जो है वो यही आता है कि वो पीछे से ग्रो करते हैं और नेक्स्ट वो आगे आते हैं, आगे आके तो फिर जो है वो होता है। बच्चों में आजकल ये बहुत कॉमन है, ठीक है। मतलब इरेगुलर सी, और बॉन्स जो हैं वो फॉर्मेशन भी अजीब तरह से। मैम लाइक मेरे साथ ऐसा है, मेरा टीथ है उसके पीछे फिर मैम टीथ है। बिल्कुल, टीथ के पीछे टीथ आ जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स, और बॉन्स उनकी बड़ी अबनॉर्मल होती हैं। ये हमारा स्कर्वी एक डिजीज है। अब कौन सा फूड हमें लेना चाहिए या बच्चों को देना चाहिए कि ये चीजें ना, ये अर्ली ग्रोथ में, ये बड़ों मतलब बड़ों में नहीं होती, ये बच्चों में होती है, ठीक है, ज्यादातर। और बड़ों में तो डेफिनेटली, क्योंकि बड़े तो बड़े हो गए ना, उनकी ग्रोथ चली गई, ठीक है। तो बच्चों में ये चीजें जो है ना, इन चिल्ड्रन बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, आजकल में भी बहुत ज्यादा कॉमन। सिट्रस फ्रूट, जो कोई भी सिट्रस फ्रूट होगा, किन्नू होगा, ग्रेप फ्रूट्स हो गया, उसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं मौसमी, सॉरी, और ये जो लेमन है, ठीक है, लेमन, ठीक है, ऑरेंजेस, ठीक है, और ग्रेप फ्रूट्स, ग्रेट, मौसमी, ठीक है। ये सारी चीजें जो इसमें आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही मेजर इशू जो कि प्रेग्नेंट वोमेन्स, लैक्टेटिंग वोमेन्स में आता है, मदर्स में बहुत ज्यादा इशू ये है आयरन डेफिशिएंसी का, जिसमें हम लोग फोलिक एसिड देते हैं, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी को हम लोग क्या बोलते होते हैं, बेसिकली हम लोग इसको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और इसको हम एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, एनीमिया। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो
मदर्स हैं, ज्यादातर प्रेग्नेंट वोमेन्स हैं, ठीक है, या लैक्टेटिंग वोमेन्स हैं उनमें, और जो अभी हम लोग अर्ली ग्रोथ की जो गर्ल्स होती हैं, ये फीमेल्स में सबसे ज्यादा जो है ना ये इशू है आजकल, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी का। अच्छा, अब ये किस लिए होता है कि इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, और हेल्थ के जो है रिस्क जो है वो भी मतलब प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, सिम्टम्स इसमें हेल्थ इश्यूज आते हैं इन प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, और काम नहीं हो पाता, थकन महसूस होती है, फटीग, ठीक है, फटीग जो है वो हमें होती है। अब क्या होता है कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हम अपनी आयरन डेफिशिएंसीज को कहाँ से पूरा कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फूड खाएं जिससे हमारे जो आयरन डेफिशिएंसीज हैं वो हमारी पूरी हो जाए। हमें चाहिए कि हम लोग मीट खाएं, ठीक है, और स्पेनिश, ठीक है, उसके बाद सी फूड खाएं ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हम लोग प्याज, ठीक है, और ग्रेन्स, और उसके बाद ब्रेड वगैरह जो होती हैं, ब्रेड्स वगैरह, उनमें ये चीज आ जाती है, ठीक हो गया, ये चीजें हम यूज करें। ओके जी, अब लास्ट वन में एक और लिखवा देती हूँ आपको, गाइटर की बीमारी। गाइटर का तो आपको नाम समझ आ रहा होगा कि गाइटर क्या होती है बेसिकली, ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से हमें गाइटर हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से हमें गाइटर होती है, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या होता है कि जो हमारी अर्ली एज होती है, बच्चों के गले देखिए आप लोगों ने समटाइम ये टॉन्सिलेट्स, ठीक है, टॉन्सिलेट हो जाते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास थायराइड जो ग्लैंड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसमें होता क्या है बेसिकली, मैकेनिज्म इसका क्या है, इसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाता है, गले पड़ जाते हैं, सामने देखा हम गले पड़ते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आप लोगों का लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रोथ बच्चे की भी डेफिनेटली रुक जाती है, ठीक है, ग्रोथ भी रुक जाती है। मेरे मेरे जो ब्रदर है उसके साथ इशू था, छोटे वाले के साथ ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है, और बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, और उसमें मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फीवर रहना, मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं, उसके बाद फीवर रहता है हमेशा, ठीक है, और ये इस तरह की चीज आ जाती है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आयनाइज साल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, और सॉल्ट वाटर फिश, सॉल्ट वाटर फिश जो है वो ये एक टाइप की एक है फिश है, और टाइप ऑफ फिश है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करें, ठीक है, आयोडीन नमक जो है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है, और इसमें हम लोग सॉल्ट वाटर जो है वो फिश उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये that was all about nutrition, nutrients efficiency. ओके, ये सारी डिजीज हो गई हैं, आज न्यूट्रिशन डिजीज हो गई हैं। अजान सुन ले तुमने, तहमीना, व्हाट्स अबाउट मीटिंग? मैम 10 मिनट है। ओके,
चलिए मैं आप लोगों को आगे पढ़ा देती हूँ ब्रेन इमेजिंग क्या होती है। ब्रेन इमेजिंग बेसिकली एक अब ये न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ लिया, हम कोर्स कंटेंट में अब लिख लेते हैं। ब्रेन इमेजिंग, ठीक है। बेसिकली ब्रेन इमेजिंग इसमें मैं कुछ टाइप्स जो हैं वो करूंगी। ब्रेन इमेजिंग से आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या है। इसको हम लोग न्यूरो इमेजिंग भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ आज ब्रेन इमेजिंग। ये हमारी न्यूट्रिशन डिजीज तो थी, न्यूट्रिशन पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 5 to 6 जो है वो चीजें कंटेंट्स करेंगे। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम है। बेसिकली द अदर नेम ऑफ ब्रेन इमेजिंग इज न्यूरो इमेजिंग, ठीक है। अब ये किस लिए यूज की जाती है, इसके यूजेस क्या हैं। ये बेसिकली वेरियस टाइप टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जाती हैं इमेज बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसका फंक्शन हमारे नर्व सिस्टम का, ठीक है। क्या होता है कि इसमें हमें हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन की इमेज मिलता है, ठीक है। और इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर मिलता है और उसकी फंक्शनिंग के बारे में हमें पता चल रहा है। अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ there are various types of techniques, brain imaging techniques जो कि यूज की जाती हैं। ओके, इससे एक और चीज भी पता चलती है कि इसमें हमारे पास ये भी पता चलता है कि हमें कौन सी मेडिसिन, डेफिनेटली जब एक ब्रेन का इमेज हमारे पास बन गया तो इससे फिर हमें पता चलता है कि उसके लिए कौन सी फार्माकोलॉजी यूज करनी चाहिए, ठीक है। मेडिसिन कौन सी रिक्वायर्ड हैं। अगर मैं आई विल डिस्कस इन द टर्म ऑफ साइकोलॉजी, नॉट इन द मेडिसिन एंड मेडिकल। ओके, अब हमारे पास बेसिकली होता क्या है इसमें। जो कि टेक्निक्स यूज कर जाती है इसमें हमारे पास सीटी स्कैन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीटी स्कैन की, ठीक है। इसमें क्या होती है कि एक्सरे जो होती हैं वो पर्सन की जो बॉडी या ब्रेन के ऊपर डाली जाती हैं और वो जो एक्सरेज होती हैं वो आपके टिश्यूज जो होते हैं, यहाँ पे मैं एक बना भी देती हूँ डायग्राम, ठीक है। कि क्या होता है कि एक्सरेज जो होती हैं वो पास की जाती हैं, ठीक है। एक्सरेज डाली जाती हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी या जो भी ब्रेन का पार्ट है उसके ऊपर, ठीक है। और क्या होता है कि वो पास कर जाती हैं थ्रू टिश्यूज, जो भी टिश्यूज होते हैं उनसे पास कर जाती हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट रेट्स बना देते हैं, यानी ये ग्राफ टाइप बना देते हैं, डिफरेंट रेट्स उसके बताते हैं, ठीक है। और वो कंप्यूटर के ऊपर जो भी इमेज होती है वो उसकी रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। जब वो नीचे जाता है तो वो पूरा स्कैन हो जाता है, जिस तरह ब्रेन होगा वो वहां पे होंगे तो वो वहाँ उसका वो यूज होती है। और सीटी स्कैन जो होता है ये यूज किया जाता है कि जब कोई ट्यूमर हो जाती है या कोई इनसफिशिएंट ब्रेन
प्रॉब्लम, यानी जिसमें हमारे पास ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट कोई खास किस्म की ब्रेन का कोई इशू होता है, तब हम लोग इसको करते हैं। कब हम लोग करते हैं? एक जब हमें कोई ट्यूमर हो, किसी को कोई ट्यूमर वगैरह हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसका ब्रेन का इमेज लिया जाता है कि कितने इनलार्जमेंट है, कितना वो एरिया में है, और किस तरह वो जो है वो प्रॉब्लम इशू आ रहा है, ठीक है, कितना एरिया जो है वो डैमेज है और इफेक्टेड है। और उसके बाद एक चीज होती है, ये तो एक ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है ना, उसके बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट तरह का हमें देता है। लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, अच्छा जी, एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पीईटी जो है एक और टेक्निक्स है जो कि यूज होती है इसमें, ठीक है। पीईटी बेसिकली होती है पोजीशन इमिशन टू मॉर्फोलॉजी टू अच्छा, ये हमारे पास अच्छा जी, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन इमिशन टोमोग्राफी। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्कैन तो होती हैं चीजें, लेकिन ब्रेन को वो पूरा एक्टिव शो कराते हैं कलर्ड फॉर्म में, ठीक है। पोजीशन पूरी बताता है कि यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं, ये चीज होती है, वो एक कलर्ड हमारे पास जो है वो कलर्ड वो हमें शो करवाता है कि ब्रेन का जो कौन कौन सा पार्ट वो एक्टिविटी शो करा रहा है। डिफेक्टेड जो होता है उसको किसी और कलर से, मतलब एक कलर बताता है, यानी ब्लड स्ट्रीम जो होगी ना आपकी, उसको भी शो करवाएगा। सारा जितना भी है वो आपको शो करवाता है कलर्ड फॉर्म में, इसको आप लोग ये कह सकते हैं। अच्छा जी, ये तो जी हमारे पास उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग एमआरआई बोलते हैं। एमआरआई आप लोगों ने सुना होगा, ये आप लोगों के लिए न्यू होगा, लेकिन ये एमआरआई भी करवाया जाता है। अब एमआरआई जो है वो बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग बोलते होते हैं, इसका एब्रिविएशन जो है वो मैग्नेटिक। जब साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं तब भी ये करवाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका साइकेट्रिस्ट आप लोगों को किस तरह की जो है वो दे रहा है। ओके, इमेजिन ये हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, ठीक है। और इसमें पर्सन जो होता है उसके उसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है। और फिर क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है उसमें जो वो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो उसके अंदर मूव करते हैं, उसके सेल के अंदर। और फिर क्या होता है कि वो एक पूरा स्ट्रक्चर उस पार्ट का वो बना के दे देते हैं। एमआरआई आप लोगों ने शायद देखा भी होगा हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ जाता है। एक होती है, एक तो एमआरआई होता है, एक होता है एफएमआरआई, ठीक है, जो कि एमआरआई ही की फर्दर टाइप्स होती है, सब टाइप है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है फंक्शनल मैग्नेटिक इमेजिंग। इसमें ऐसा होता है कि वो पूरा इमेज के साथ स्ट्रक्चर ब्रेन का भी देता है, और साथ टाइमिंग और सारा जो उसका पूरा एक वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, एमआरआई से थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जितनी भी होती हैं उसको हम लोग साइकोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटरमिन करता है, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन, और यानी ये कह सकते हैं ये भी कलर्ड फॉर्म में होता है। ठीक हो गया, ये सी टेक्निक्स है। इसके अलावा एक और टेक्निक्स है जिसको हम लोग कहते होते हैं इलेक्ट्रो ईईजी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही कर लें आप लोग, बाकी वो ज्यादा है। बस ठीक है, ये बस इतना ही आप लोगों ने करना है। ठीक हो गया, पीईटी, ठीक है, एमआरआई और एफएमआरआई, ठीक हो गया। ये टेक्निक्स आप लोगों ने करनी है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कस करेंगे जी। एनी क्वेश्चन?
मैम MRI को एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर सकती हैं प्लीज? जी मैं कर देती हूँ। इसमें उसमें हम लोग ने एक्स रेज गुजारी थी, ठीक है, एक्स रेज गुजारी थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास MRI होता है, इसमें हम लोग मैग्नेटिक, मतलब उसको मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से उसको गुजारा जाता है। यानी एक मशीन होती है जिसके अंदर से पर्सन को हम लोग गुजार देते हैं, मतलब लेता है, हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लेता है इधर उधर से, और वो जो है वो बॉडी के सेल्स के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो समझ आती है ना आप लोगों को। तो फिर क्या होती है कि जो वो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो इमिट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। और वो सिग्नल जो है वो जब अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, तो फिर वो कंप्यूटर जो होता है उसके ऊपर एक डिस्प्ले बन जाता है, एक मॉनिटर लगा होता है, एक उसके ऊपर वो डिस्प्ले बन जाता है, ठीक है। और वो फिर जहां जहां पे इफेक्ट होता है ना, उसके ऊपर वो कलर्ड फॉर्म में शो करवाता है कि वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, लेकिन जहां पे इफेक्ट होगा वहां पे कलर्ड शो करवाएगा। समझ आ गई? यस मैम, थैंक यू। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन FRMI सॉरी FMRI जो होता है उसमें कलर्ड वो शो करवाता है, यानी कोई भी कलर जो भी होगा वो शो करवाएगा इफेक्टेड प्लेस को। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। यू मे लीव। अल्लाह हाफिज।